नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मौर्य साम्राज्य, है ना। कल के वीडियो में मैंने मौर्य साम्राज्य के पार्ट 1 को मैंने कवर किया, आज पार्ट 2 होने वाला है। तो आप सभी वीडियो के साथ अंत तक बनेंगे ताकि आप सभी को अच्छे तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। तो चलिए बिना देर के आज की वीडियो को चलते हैं। तो मौर्य साम्राज्य, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का अनुयायी था, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के पालन करने वाले थे, ठीक है। इन्होंने जैन धर्म की दीक्षा भद्रबाहु से ली है ना, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म की दीक्षा किससे ली है, तो भद्रबाहु से ली है, ठीक है। और इसके बाद ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर श्रवणबेलगोला चला गए, है ना। कौन, तो चंद्रगुप्त मौर्य दीक्षा लेकर के, है ना, भद्रबाहु से ये सारा साम्राज्य बिंदुसार के हाथों में सौंप कर श्रवणबेलगोला में चले गए, यानी कि श्रवणबेलगोला कहाँ पे है, तो कर्नाटक में, है ना। और बिंदुसार कौन है, तो चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र होता है बिंदुसार, जिनके हाथों में सभी साम्राज्य, है ना, सौंप करके चला जाता है श्रवणबेलगोला चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला में यानी कर्नाटक में चले गए, तो कहाँ पे गए, तो चंद्रगिरी की पहाड़ियों पर गए थे ये, ठीक है। और यहीं पर संलेखना व्रत के द्वारा अपने प्राण इन्होंने त्याग दिया, है ना। चंद्रगिरी की पहाड़ी पर चंद्रगुप्त मौर्य ने संलेखना व्रत के द्वारा अपना प्राण इन्होंने त्याग दिया, ठीक है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु किस प्रकार हुई, तो संलेखना व्रत के माध्यम से, है ना। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे बिंदुसार के बारे में, ठीक है, जिनका शासनकाल का समय है 298 ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व तक, है ना। बिंदुसार का अन्य नाम क्या क्या है, अमित्रघात, वारिसार, भद्रसार, सिंहसेन या अमित्रोकोटिजी, है ना, अमित्रोकोटिजी, ठीक है। ये बिंदुसार का अन्य नाम है। बिंदुसार के दरबार में कौन कौन आए थे, तो फिलाडेल्फस एवं डायमेकस, है ना, ये दोनों आए थे इनके दरबार में। फिलाडेल्फस को किसने भेजा था, तो टॉलमी द्वितीय ने भेजा था, ठीक है। और डायमेकस, है ना, इसे एंटियोकस सीरिया नरेश राजा ने भेजा था, ठीक है। एंटियोकस सीरिया जो कि सुखी अंजीर, मदिरा और दार्शनिक था, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके समय तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, है ना। बिंदुसार के समय में तक्षशिला में अशांति थी, जिसका दमन करने के लिए इसने अपने पुत्र सुसीम को भेजा, ठीक है। बिंदुसार के दो पुत्र थे, बड़ा का नाम है सुसीम और छोटा का नाम है अशोक, है ना। याद रखेंगे आप सभी कि बिंदुसार के दो पुत्र थे, सुसीम जो बड़ा बेटा था और अशोक जो कि छोटा बेटा था, है ना। इसके बाद इसके समय में, यानी कि बिंदुसार के समय में प्रधानमंत्री चाणक्य ही थे, ये बात भी याद रखेंगे। बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री जो कि चाणक्य ही हुआ करते थे। चाणक्य का अन्य नाम क्या क्या है, मैं आप सबको पिछले वीडियो में बताया है, विष्णुगुप्त, है ना, कौटिल्य और भी अन्य नाम है, तो ये सभी चाणक्य का अन्य नाम है, ठीक है। इसके बाद, है ना, प्रधानमंत्री चाणक्य थे, लेकिन चाणक्य के बाद प्रधानमंत्री कौन हुए, तो राधागुप्त हुए, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे अब सम्राट अशोक के बारे में, है ना, विस्तार से, तो आप सभी बने रहें। सम्राट अशोक का शासनकाल है 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक का जन्म होता है 304 ईसा पूर्व में। इनके माता का नाम है सुभद्रांगी, है ना। सम्राट अशोक के माता का नाम क्या है, सुभद्रांगी, अर्थात बिंदुसार के पत्नी का नाम क्या है, सुभद्रांगी, है ना। ये बात भी याद रखेंगे। अशोक का नाम क्या है, देवनाम प्रियदर्शी, है ना, देवनाम प्रियदर्शी। अशोक के नाम में, है ना, अभिलेख देखेंगे मास की जो कर्नाटक का, गुर्जरा अभिलेख जो मध्य प्रदेश, नेट्टूर कर्नाटक में, उदयगोला कर्नाटक में, ठीक है। आगे देखते हैं, भब्रू अभिलेख राजस्थान में है। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है ना। इस अभिलेख के अंतर्गत अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, भब्रू अभिलेख में जो राजस्थान में स्थित है। अभिलेखों को खोजा, है ना, किसने खोजा, तो टी फैंथलर ने। कब खोजा, 1750 ईस्वी में, है ना। और 1840 में पढ़ा इस अभिलेख को, है ना, जेम्स प्रिंसेप ने, है ना। अभिलेख को पढ़ा किसने, तो जेम्स प्रिंसेप ने। कब पढ़ा, तो 1840 ईस्वी में, ठीक है। इसके बाद में पढ़ेंगे कि अशोक के अभिलेखों की भाषा क्या थी, है ना। तो भारत का जो अभिलेख है उसे वह ब्राह्मी लिपि में है, पाकिस्तान खरोष्ठी लिपि में, अफगानिस्तान का है अरमाइक लिपि में, एशिया माइनर का है ग्रीक लिपि में, ठीक है।
है। यानी एशिया माइनर अर्थात तुर्की का जो है वो ग्रीक लिपि में अभिलेखों की भाषा है। ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कलिंग युद्ध, है ना। कलिंग युद्ध कब होता है? तो 261 ईसा पूर्व में 8वें वर्ष, है ना, उड़ीसा में होता है ये युद्ध। कलिंग की राजधानी तोसली होती है और कलिंग युद्ध के राजा होता है पद्मनाथ, है ना। और नदी, है ना, कलिंग युद्ध होता है दया नदी के किनारे। ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखेंगे आप सभी। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि अशोक की नीति, है ना। अशोक की नीति कैसी थी? तो भेरी घोष की नीति, यानी कि युद्ध की नीति। ठीक है। कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपनाई, अर्थात शांति की नीति उन्होंने अपना ली, है ना। अशोक की नीति युद्ध के समय कौन सी थी? तो भेरी घोष की नीति। और कलिंग युद्ध के बाद उसने धम्म घोष की नीति अपनाई, अर्थात शांति की नीति उन्होंने अपना ली। ठीक है। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे निग्रोध से ली व शिक्षा उपगुप्त से ली, है ना। बौद्ध धर्म की प्रेरणा अपने भतीजे से निग्रोध से ली एवं शिक्षा उपगुप्त से ली। अशोक की पत्नी का नाम है देवी, है ना। महेंद्र संघमित्रा चारुमती, है ना, ये 3 इनके बच्चे थे। ठीक है। कारुबाकी तीवर। अशोक इसी से प्रभावित था। ठीक है। अब पढ़ेंगे हम पद्मावती। पद्मावती, है ना, इसका जो पुत्र हुआ कुणाल, है ना, वो उत्तराधिकारी बना। इसके बाद में पढ़ेंगे अब बौद्ध धर्म को प्रचार प्रसार के लिए अशोक ने महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा, है ना। तक्षशिला मंझातिक हिमालय क्षेत्रीय मंचिम में नेपाल में चारुमती को भेजा। ठीक है। इसके बाद भारत में सर्वप्रथम शिलालेखों का प्रारंभ अशोक ने कराया था। अशोक के शिलालेख 14 हैं, स्तंभलेख 7, महालेख 3, गुहालेख 3 है। अशोक के 14 शिलालेख कौन कौन से हैं? तो पशु बलि की निंदा, अहिंसा, समस्त प्रजा हमारी संतान है। दूसरा है पशु चिकित्सा, दक्षिण राज्यों का उल्लेख जिसमें चेर, चोल, मांडी, सत्य पुत्र का उल्लेख किया गया है। अधिकारी तीसरा, इसमें रज्जुक युक्तक प्रदेशों के बारे में दिया गया है। प्रत्येक 5 वर्ष में भ्रमण, है ना। इसके बाद भेरी घोष के स्थान पर धम्म घोष की नीति अपनाए, है ना। 5वां है धम्म महापात्र। छठा है आत्मनियंत्रण, यदि जन कल्याण की बात है तो उसके अधिकारी किसी भी समय अवगत करा सकते हैं। 7वां धार्मिक समन्वय, है ना। 259 ईसा पूर्व बोध गया की यात्रा और 249 ईसा पूर्व में लंबड़ी 20वें वर्ष में उन्होंने यात्रा की, धम्म यात्रा के बारे में, है ना। अब है 9वां शिष्टाचार, 10वां है ब्राह्मण श्रवण का सम्मान, धम्म नीति की व्याख्या और 12वां है स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और 13वां जो है वो सबसे बड़ा कलिंग युद्ध है। ठीक है। और 14 है सद्भावना जीवन। अशोक के स्तंभ 7 स्तंभलेख कौन कौन से? दिल्ली टोपड़ा, मेरठ टोपड़ा, कौशाम्बी, लौरिया नंदन घाट, है ना, और लौरिया अरारोज, रामपुरा अशोक स्तंभ, है ना, कौशाम्बी, प्रयाग स्तंभ अभिलेख, है ना, रानी का अभिलेख, कारुबाकी के दान का उल्लेख इसमें किया गया है। और ये रानी का अभिलेख, है ना, काफ़ी चर्चित, तो आप सब याद रखेंगे। ये कौशाम्बी है, कौशाम्बी अभिलेख को रानी का अभिलेख भी कहा जाया है ना। इसके बाद मानसेहरा साहबजागढ़ी, तो ये पाकिस्तान में है। जौगढ़ जो उड़ीसा का अभिलेख है ना। धौली उड़ीसा का है, सोपारा महाराष्ट्र का, कालसी उत्तराखंड का है, एरागुड़ी आंध्र प्रदेश का है, रुमनदेई नेपाल का है जो सबसे छोटा है ना। सबसे छोटा अभिलेख कौन सा है? तो रुमनदेई जो नेपाल में स्थित। गुफाओं का निर्माण करवाया किसने? तो सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी और चुपारकर्ज, यानी कि विश्व झोपड़ी काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये विश्व झोपड़ी गुफा का निर्माण किसने करवाया था? तो अशोक ने करवाया था। ये बात आप याद रखेंगे। ठीक है। लेकिन इसमें जो दिया गया तीनों को याद रखें तो बहुत बेहतर रहेगा। सुदामा गुफा, विश्व झोपड़ी और चुपारकर्ज, है ना। सांची का स्तूप का निर्माण मध्य प्रदेश में करवाया गया अशोक के द्वारा। अशोक का उत्तराधिकारी कौन कौन सा हुआ? तो कुणाल, संप्रीति, शालिशुक और देववर्मन, है ना। और यही बृहद्रथ हुआ, उसके बाद देववर्मन के बाद हुआ बृहद्रथ जो मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ, है ना। बृहद्रथ जो कि मौर्य वंश का अंतिम शासक हुआ, ये बात याद रखेंगे। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो के माध्यम से मौर्य साम्राज्य समाप्त हुआ। पढ़ेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। आप सभी को मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देंगे। मैं आप सभी को कहना चाहूँगा कि हाँ, अभी नए हैं तो वीडियो बनाने में कुछ त्रुटि हो रही है, बोलने में भी कुछ त्रुटि हो रही है ना, घबराहट की वजह से। तो आप सभी घबराएं नहीं, आपसे मुझे सपोर्ट करें। आगे कोशिश रहेगी कि जितना हो सके बिल्कुल क्लियर मैं आप सभी को समझा पाऊँ। बाकी
जो दिक्कत हो आप सभी कमेंट बॉक्स में बताएंगे ताकि उस गलती को मैं सुधार कर सकूँ। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो।